नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 12वीं भूगोल का अध्याय 3। और दोस्तों आपको याद होगा कि इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने अध्याय 2 में विश्व जनसंख्या के बारे में पढ़ा था और हमने समझा था कि किसी भी देश के वास्तविक धन जो होते हैं वहाँ के निवासी ही होते हैं। हमने जनसंख्या के वितरण के बारे में, घनत्व के बारे में, इन सभी टर्म्स को हम लोगों ने अच्छे से समझा था। जन्म दर क्या होता है, मृत्यु दर क्या होता है, प्रवास किसे कहते हैं, हम लोगों ने इन सभी टर्म्सों को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा था और मुझे उम्मीद होगा कि आपने उस क्लास को कर लिया होगा। और अगर आपने अभी तक उस क्लास को नहीं किया तो प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, आप जाइएगा तो वीडियो सेक्शन के बाद आपको लाइव सेक्शन मिलेगा, उसके बाद आपको प्लेलिस्ट का सेक्शन मिलेगा। प्लेलिस्ट के सेक्शन में आप जाइएगा तो क्लास 12 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का आपको प्लेलिस्ट मिलेगा। उसमें आपको सीक्वेंस मतलब लाइन बाय लाइन आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। चैप्टर 1, चैप्टर 2 जो सिलेबस है ये सब आपको लाइन बाय लाइन आपको वहां से देखने के लिए मिल जाएगा और आप आसानी से जो है क्लास को कंप्लीट कर सकते हैं। फिलहाल आज का जो हमारा चैप्टर है, अध्याय है, वो हमारा 3 है। मानव विकास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि हम लोग मानव के बारे में यानी जनसंख्या के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं। ठीक है, वितरण के बारे में, घनत्व के बारे में हम लोगों ने अध्याय 2 में बहुत सारी बातें पढ़ ली है। तो आज की इस क्लास में हम लोग जनरली जो है मानव विकास जो टर्म्स है इस पे फोकस करेंगे और इन चीजों को समझेंगे। और ये बहुत ही लाजवाब सा चैप्टर है और इस चैप्टर से आपके एग्जामिनेशन में सवाल बहुत अच्छे खासे बनते हैं। इसलिए आपका दायित्व बनता है कि आप इस क्लास को बिल्कुल ध्यानपूर्वक अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे और मैं आपको अपने शब्दों में समझाने का भी प्रयास करूंगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला टर्म्स है, आप यहां पर देखिएगा कि मानव विकास का अर्थ क्या होता है। मानव विकास का अर्थ क्या होता है, आखिरकार हमें कब पता चलेगा कि जो मनुष्य है, मानव है, वो विकास कर रहा है। ठीक है, ये जो विकास शब्द है इसका मतलब क्या होता है। हम अपने आसपास में चारों ओर जितनी भी चीजों को देखते हैं उसमें आपको परिवर्तन देखने के लिए मिल जाता है। तो क्या होता है, उसमें परिवर्तन होता है ना, तो आपको जैसे कोई राष्ट्र है या पेड़ ही है, पौधे हैं, तो सब में आपको क्या बदलाव देखने के लिए मिलता है। तो विकास होता है, वृद्धि होता है। इन सभी टर्म्स को हम लोग इस चैप्टर में बखूबी अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि विकास का अर्थ क्या होता है। ठीक है, देखिए मानव विकास यहां पर टर्म्स आया है तो पहले सबसे पहला हमारा दायित्व है कि हम लोग इसी टर्म्स को अच्छे से समझें। मानव विकास का मतलब क्या होता है, तो कहता है कि मानव विकास का मतलब होता है, इसका तात्पर्य है लोगों के विकल्पों में वृद्धि करना तथा उनके जीवन में सुधार लाना। यह व्यक्ति के जीवन में गुणात्मक सकारात्मक परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। देखिए एकदम सबसे पहला टर्म से पहला लाइन ही आपको बताया गया है कि मानव विकास का मतलब तात्पर्य होता है लोगों के विकल्पों में वृद्धि करना। लोगों के विकल्पों में वृद्धि करना मीन्स व्हाट, जैसे आज आप अभी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ठीक है, मुझसे पढ़ रहे हैं, अगर आप अगर सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे मानव विकास चैप्टर 3 भूगोल ज्योग्राफी क्लास 12 तो आपको बहुत सारे वीडियोज मिल जाएंगे। तो भाई आपके पास क्या हो गए, विकल्प कितने ज़्यादा हैं। आप मुझे छोड़कर किसी और से पढ़ सकते हैं, किसी और को छोड़कर किसी और से पढ़ सकते हैं। तो आपके पास विकल्पों का क्या हो गया, वृद्धि हो गया। विकल्पों में क्या हो गया, वृद्धि हो गया। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो ऑप्शंस हैं तो आप वहां से आप अच्छे टीचर का चयन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, जिससे आपको समझ में आए, जिनसे आपको अच्छे तरीके से समझ में आए आप उनसे पढ़िएगा। तो कहता है कि लोगों के विकल्पों में वृद्धि करना। जैसे पढ़ना है तो आप ऑफलाइन भी अभी के टाइम में पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन में भी आपको बहुत सारे टीचर्स मिल जाएंगे, आप उसमें से जो आपको अच्छे लगते हैं उनसे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, उनके जीवन में सुधार लाना, यह व्यक्ति के जीवन में गुणात्मक सकारात्मक परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। मतलब मानव विकास का मतलब होता है कि व्यक्ति के जीवन में गुणात्मक और सकारात्मक परिवर्तन हो, बदलाव हो। देखिए परिवर्तन हो, लेकिन कैसा परिवर्तन हो, गुणात्मक और सकारात्मक परिवर्तन हो। सकारात्मक मतलब सही दिशा में, गुणात्मक मतलब जिससे कि मतलब गुण का प्रदर्शन हो, अच्छे तरीके का, अच्छे गुणों का। गुणात्मक सकारात्मक अच्छे गुणों का परिवर्तन होता है अगर मनुष्य में, तब हम लोग उसको कहते हैं मानव विकास। खैर अभी आप थोड़ा सा समझिए कि मानव विकास क्या होता है और अभी मैं इसको कंपेयर करके समझाऊंगा एक टर्म्स के साथ। ठीक है, आपको आगे चल के 2 टर्म्स पढ़ना है। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा एक मानव विकास यानी एक विकास टर्म्स है आपका और दूसरा जो टर्म है आपका वृद्धि। ठीक है, तो विकास और वृद्धि देखिए दोनों सुनने में एक जैसा लगता है, ठीक है, लेकिन इसका अगर आप अर्थ देखिएगा तो दोनों का अर्थ में थोड़ा परिवर्तन है और यही दोनों को कंपेयर करके आप विकास को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। क्योंकि देखिए जब चीज़ों को आपको ऐसे ना समझ में आए तो जब किसी से तुलना कर देते हैं, कंपेयर कर देते हैं, तब आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आने लगती है। तो हम लोग यहाँ पर विकास को समझने के लिए वृद्धि का सहायता लेंगे और वृद्धि के सहायता से विकास और वृद्धि में कंपेयर करके चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले एक उदाहरण आपको, बहुत अच्छा उदाहरण यहाँ पर देखिए देखने को मिलता है मानव विकास समझने के लिए, ये आपको सहायक होगा।
कहता है कि यदि किसी परिवार में एक निश्चित वर्ष में कुछ विकास के कारण और कुछ नए बच्चों के कारण सदस्यों की संख्या बढ़ जाए तो यह परिवार की वृद्धि का संकेत है। देखिए मैंने बोला ना, हम लोग दो टर्म्स को लेंगे, विकास और वृद्धि टर्म्स को लेंगे। देखिए हालांकि मैं आपको क्लियर कर दूं कि विकास और वृद्धि टर्म्स को अगर आप समझेंगे मेरे दोस्त, तो विकास और वृद्धि ये दोनों देखिए परिवर्तन को ही दर्शाता है। विकास और वृद्धि ये जो दोनों टर्म्स है किसको दर्शाता है? दोनों जो है वो चेंज को ही दर्शाता है। लेकिन कैसा चेंज, ये डिपेंड करेगा कि वृद्धि में किस प्रकार का चेंज होगा और विकास में कैसा चेंज होगा। तो आपने पहले ही पॉइंट में पढ़ा था कि गुणात्मक और सकारात्मक परिवर्तन मींस मानव विकास, यानी विकास का मतलब हो जाएगा गुणात्मक सकारात्मक परिवर्तन। तो देखिए यहां कहता है कि यदि किसी परिवार में एक निश्चित वर्ष में, मतलब कोई खास वर्ष में विकास के कारण विकास हुआ और कुछ नए बच्चों के कारण सदस्यों की संख्या बढ़ गई, यह परिवार की वृद्धि का संकेत है। क्या हुआ? परिवार में वृद्धि हो गया। परंतु इस काल में परिवार के रहने के लिए कमरों या खाने पीने के लिए आर्थिक आय में सम्यक वृद्धि न हो तो उसका जीवन स्तर गिर जाएगा, अर्थात उस परिवार का विकास रुक गया अथवा परिवार की वृद्धि विकास की सही दिशा में नहीं हुई। अब समझिएगा ना, बिल्कुल कान खोलकर ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा। ये मैंने आपको किताबी भाषा यहाँ पे समझाया, अब मैं आपको अपने तरीके से इसको क्लियर करता हूँ। ठीक है, देखिए हमें दो टर्म्स पढ़ना है, क्या? विकास और वृद्धि। तो विकास का मतलब यहाँ पर दर्शाया जा रहा है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर लिया जा रहा है कि कोई आपका परिवार है, एक परिवार में मान लीजिए कि विकास के कारण क्या हुआ, विकास और वृद्धि के कारण वहां की जनसंख्या बढ़ जाती है, तो जनसंख्या का बढ़ना ये क्या विकास है? नहीं, जनसंख्या का बढ़ना वृद्धि हो गया। लेकिन वही अगर उसी जनसंख्या को मूलभूत आवश्यकताएं जैसे रहने के लिए घर मुहैया करा दिया जाए, शिक्षा संबंधी सुविधाएं उसको उपलब्ध करा दी जाए, ठीक है, अगर वो बीमारी हो रहा है तो बीमारियों से निजात पाने के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट, प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट उसके पास सुविधाएं उपलब्ध हो, तब जाकर हम लोग कहेंगे कि उस परिवार का क्या हो रहा है? विकास हो रहा है। लोग पढ़ लिख सकें, अच्छे कपड़े पहन सकें, यानी उनके पास विकल्पों की संख्या ज़्यादा हो। केवल जनसंख्या का बढ़ना विकास नहीं कहलाएगा, जनसंख्या का बढ़ना क्या हो गया? वृद्धि हो गया। और यहाँ पर जब उस जनसंख्या को उसकी मूलभूत आवश्यकताएं जैसे देखिए कमरा हो गया, खाने पीने के लिए आर्थिक आय में वृद्धि हो गया, जीवन स्तर आगे बढ़े, तब हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहेंगे कि इस परिवार का क्या हो रहा है? विकास हो रहा है। कहानी क्लियर? ऐसे समझिए, मान लीजिए आपका शरीर है, शरीर में अगर घाव हो जाता है तो घाव अगर बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन तो घाव का क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। तो क्या आप कह सकते हैं कि शरीर का विकास हो रहा है? घाव का तो वृद्धि हो रहा है ना, लेकिन शरीर का विकास हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो वृद्धि जो होता है वो विकास को संकेत नहीं करता है। वृद्धि तब विकास को संकेत करेगा जब क्या हो? गुणात्मक और सकारात्मक वृद्धि हो, गुणात्मक और सकारात्मक वृद्धि हो। घाव का बढ़ना, तो घाव का बढ़ना यानी घाव का वृद्धि दर्शा तो रहा है कि घाव दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है? बड़ा हो रहा है साइज में, ठीक है, लेकिन क्या वो शरीर के लिए फायदेमंद है? शरीर में विकास हो रहा है? नहीं हो रहा है विकास। तो ऐसे करके आप समझिए। चलिए हम लोग इसको कंपेयर करके समझने का प्रयास करते हैं। देखिए आप केवल यही दो टर्म पढ़ लीजिएगा ना तो आपका पूरा का पूरा चैप्टर फिनिश हो गया। आपको लग रहा होगा कि सर टाइम ज़्यादा ले रहे होंगे, लेकिन दो टर्म्स यहाँ पर आप वृद्धि और विकास को समझ लीजिएगा, आपका चैप्टर ही खत्म। चैप्टर में कुछ जाने नहीं है, लेकिन यही दो टर्म्स बड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हर तरह से सवाल यहाँ से बनते हैं मेरे भाई। देखिए वृद्धि और विकास, वृद्धि को अंग्रेजी में कहते हैं ग्रोथ और विकास को अंग्रेजी में कहते हैं डेवलपमेंट। तो एग्जाम में एकदम डायरेक्टली सवाल पूछा गया है कि वृद्धि और विकास में अंतर स्पष्ट करें। देखिए वृद्धि और विकास में अंतर स्पष्ट करें, एकदम एग्जाम में स्पष्ट पूछा गया है। न विश्वास हो तो आप PYQ खोलकर देखिएगा। तो वृद्धि और विकास में आपको अंतर जो है पूछा गया है। देखिए आइए पहले हम लोग पॉइंट बाई पॉइंट थोड़ा सा पढ़ते हैं। वृद्धि समय के संदर्भ में मात्रात्मक एवं मूल निरपेक्ष परिवर्तन को सूचित करता है। वृद्धि क्या होता है? मात्रात्मक, यानी आप कह सकते हैं मात्रात्मक, यानी देखिए वृद्धि एक क्या है? संख्यावाचक शब्द है जिसके धनात्मक अथवा ऋणात्मक मान से वृद्धि या ह्रास का संकेत मिलता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे वृद्धि हो सकता है तो अच्छा भी हो सकता है वृद्धि और खराब भी हो सकता है। देखिए कह रहा है क्या कि वृद्धि जो होता है ऋणात्मक और धनात्मक दोनों इसका प्रदर्शित करता है। वृद्धि होने से ऋणात्मक और धनात्मक भी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे समझ लीजिए, कोई व्यक्ति है अगर वो शराब पीना सीख रहा है तो भाई वृद्धि तो हुआ ना, उसमें कुछ तो वृद्धि हुआ ना, लेकिन खराब चीजों का वृद्धि हुआ, तो ये हास्य को इंगित कर रहा है ना। अब मान लीजिए कोई मनुष्य है अगर वह पैसा कमाना अच्छे काम करके पैसा कमाना सीख रहा है तो वृद्धि तो हुआ ना, तो ये पॉजिटिव चेंज को दर्शा रहा है ना। तो यहाँ पर कहता है कि जो वृद्धि होता है यह संख्यावाचक है। संख्यावाचक कहने का मतलब संख्यावाचक को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। संख्यावाचक घट सकता है, बढ़ सकता है,
है ना, इसकी हम लोग तुलना कर सकते हैं। अथवा ऋणात्मक या धनात्मक मान दोनों होता है, वृद्धि और ह्रास ये दोनों इंगित करता है। इसका अर्थ है कि परिवर्तन धनात्मक यानी वृद्धि को दर्शाएगा और ऋणात्मक जो होगा ह्रास यानी कि कमी को इंगित करेगा। ठीक है, तो वृद्धि क्या है, तो वृद्धि समय के संदर्भ में एक मात्रात्मक है और मूल्य निरपेक्ष है। ठीक है, मूल्य निरपेक्ष मतलब इसका जो वैल्यू है वो आपका निगेटिव आ सकता है, मूल्य निरपेक्ष परिवर्तन को सूचित करता है। लेकिन यही अगर हम लोग विकास की बात करें तो विकास का अर्थ हमेशा क्या होता है, गुणात्मक परिवर्तन। यही नहीं, गुणात्मक सकारात्मक परिवर्तन हम लोगों ने पहले ही पढ़ा इसका डेफिनेशन कि गुणात्मक सकारात्मक परिवर्तन होता है। इसका अर्थ है कि विकास तब तक नहीं हो सकता है जब तक वर्तमान दशाओं में वृद्धि ना हो। ठीक है, वर्तमान दशाओं में वृद्धि ना हो, यानी हम मान लीजिए कुछ साल पहले हम पढ़ा रहे थे किस प्रकार से, व्हाइट बोर्ड पर पढ़ा रहे थे, फिर मेरे पास लैपटॉप आया तो लैपटॉप के जरिए मैं स्क्रीन शेयर करके पढ़ाता था, मेरा फेस नहीं दिखता था। फिर मेरे पास और पैसे हुए आप लोगों की सहायता से, आप लोगों के सपोर्ट से, तो फिर मैं यहाँ पर डिजिटल बोर्ड और अभी देखिए मतलब एसी मतलब हर चीज लगा हुआ है। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, मेरी वर्तमान दशाओं में वृद्धि हो रही है। आप भी क्लास 10th में थे तो आपको हर चीज का समझ नहीं था, धीरे धीरे आपने शिक्षा को ग्रहण किया तो आप धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, अब चीजों को समझने में सक्षम हो रहे हैं, तो आपका भी विकास हो रहा है ना बात। तो कहता है यहाँ पर कि विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक वर्तमान दशाओं में वृद्धि न हो। यानी कि एक बहुत ही इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वर्तमान दशाओं में जब वृद्धि होने लगे, वर्तमान दशाओं में जब कोई गुणात्मक परिवर्तन होने लगे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। विकास उस समय होता है जब सकारात्मक वृद्धि होती है, लेकिन सकारात्मक वृद्धि से सदैव विकास नहीं होता। विकास उस समय होता है जब गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन होता है। यानी कुल मिलाकर अगर आपसे एग्जामिनेशन में पूछे कि मानव विकास से क्या तात्पर्य है, तो आप ये डेफिनेशन मारिएगा कि मानव विकास से तात्पर्य लोगों के विकल्पों में वृद्धि करना, उनके जीवन में सुधार लाना, व्यक्ति के जीवन में गुणात्मक सकारात्मक परिवर्तन को प्रदर्शित करना। एकदम सिंपल सा है कि मानव विकास का मतलब क्या होता है, जब लोगों के विकल्प में वृद्धि हो जाए, चयन करने का उनके पास ज्यादा ऑप्शंस आ जाए। ठीक है, अगर मान लीजिए मार्केट में ही जैसे आज के टाइम में अगर कपड़ा आप खरीदने जाते हैं तो बहुत सारे कपड़े के दुकान आपको मिल जाते हैं, तो बहुत सारे कपड़े के दुकान मिल जाते हैं, तो आप किसी के बाध्यता में नहीं ना है, कम दाम के भी ज्यादा दाम के भी तो आप ले सकते हैं ना। तो इसी को विकास कहते हैं जब लोगों के विकल्पों में वृद्धि आ जाए। हालांकि अनेक तरह के लोगों ने मतलब दूसरे लोगों ने मानव विकास को अपने तरीके से डिफाइन किया है। किसी ने कहा कि विकल्पों में वृद्धि, किसी ने कहा स्वतंत्रता में वृद्धि। तो इस तरह से आपको आगे देखने के लिए मिलेगा कि किस प्रकार से किन लोगों द्वारा कैसे जो है मानव विकास को डिफाइन किया गया है। लेकिन एक जनरल सा डेफिनेशन यही है कि जब वर्तमान दशाओं में गुणात्मक सकारात्मक परिवर्तन आपको देखने के लिए मिले, गुणात्मक और सकारात्मक परिवर्तन देखने के लिए मिले, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो मानव विकास कहते हैं। क्लियर है। तो विकास और वृद्धि दोनों टर्म्स याद रखिएगा। वृद्धि जो होता है वो केवल मात्रात्मक और मूल्य निरपेक्ष होता है, परिवर्तन को सूचित करता है। देखिए दोनों में क्या है, आपको चेंज देखने के लिए मिलता ही है, बदलाव दोनों में देखने के लिए मिलता है। लेकिन एक में आप देख रहे हैं कि मूल्य निरपेक्ष बदलाव है, यह जो होता है वृद्धि को धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, लेकिन विकास हमेशा क्या हो जाएगा, धनात्मक होगा और गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन होगा। क्लियर कंसेप्ट। तो भाई मेरे, मैंने विकास और वृद्धि पे लगभग बहुत अच्छे खासे लगभग 10 मिनट हो गया होगा ना जी लेक्चर देते हुए। कितना मिनट हो गया, 10 मिनट मैंने विकास और वृद्धि पे लेक्चर दे दिया। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपका ये टर्म्स अगर क्लियर हो गया ना तो आगे आपको समझने में बड़ा आसानी आएगा। अब जहां पे भी मतलब इस तरह का टर्म्स आएगा, मैं विकास और वृद्धि केवल बोलूंगा, आप समझ जाइए कि हाँ विकास का मतलब क्या होता है, वृद्धि का मतलब क्या होता है। क्लियर ना। टाइम लगेगा लेकिन समझ में आएगा, इतना समझिएगा। मैं पढ़ाता हूं लेकिन समझ में आता है। अब कहता है कि आखिरकार मानव विकास क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है जी। तो कहता है देश के आर्थिक विकास के लिए मानव विकास आवश्यक है। देश के आर्थिक विकास के लिए भी मानव विकास क्या है, आवश्यक है। जैसे मानव विकास से राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की जा सकती है। राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय, उत्पादन की नई तकनीकों का विकास किया जा सकता है। देश में योग्य कुशल व्यक्ति, वैज्ञानिक आदि होंगे जिससे देश के प्राकृतिक संसाधनों का कुशल एवं पूर्ण तरीके से उपयोग किया जा सकता है। श्रम न केवल उत्पादक है बल्कि उपभोक्ता भी है। यह वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन ही नहीं, उनके उपयोग भी करता है। इस तरह श्रम वस्तुओं और सेवाओं की मांग करता है। एक और मैं आपको एग्जाम्पल बड़ा अच्छा समझाता हूँ। यहाँ पर देश के बारे में आया तो मैं आपको बता दूं। देखिए भारत की स्थिति क्या थी, यहाँ पर देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या आया है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि देश की आर्थिक विकास के लिए मानव विकास आवश्यक है। मानव विकास से राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की जा सकती है। आप 1990 का भारत देखिए। 1990 का भारत ऐसा था कि 40 करोड़ डॉलर, ठीक है, 40 करोड़ डॉलर जो है वो भारत सरकार को कर्ज देने के लिए ना तो विश्व का कोई देश तैयार था और ना ही विश्व बैंक तैयार था।
ठीक है। तो फिर भारतीय रिजर्व बैंक का जो सोना था उसको गिरवी रख के किसी तरह से जो यहाँ के सरकारी कर्मचारी थे उनको वेतन दिया गया था। फिर भारत ने इस प्रकार से अपना विकास किया कि 2009 में जो 2003 की आर्थिक मंदी हुई तो अमेरिका सबका अर्थव्यवस्था क्या हो गया, डगमगा गया। तो 2009 में भारत ने ना सैकड़ों रुपए, मतलब अरबों रुपए आप कह सकते हैं कि सहायता जो है वो अमेरिका को प्रदान किया। समझ रहे हैं बात को? यानी 2009 आते आते भारत की स्थिति इस प्रकार से हो गई कि उसने दूसरे देशों को सहायता प्रदान शुरू कर दिया। तो ये सब किसका, ये सब मानव विकास के ऊपर। लेकिन हाँ यही बात है, देखिए एक बात ये भी है, जैसे जिस तरह से मैंने आपको घाव का एग्जाम्पल दिया कि शरीर में जो है वो घाव का वृद्धि हो रहा है तो क्या शरीर का विकास हो रहा है? नहीं। उसी प्रकार से देखिए विकास तो हुआ लेकिन अब प्रॉपर जो है ना हर एक फील्ड में विकास नहीं हुआ। उसी टाइम अगर आप देखिए 2009 में तो आप देखिए महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश के किसान आत्महत्या भी कर रहे थे। कहाँ देश जो है वो दूसरे देशों को कर्ज दे रहा है, दूसरे देशों को सहायता दे रहा है, और यहाँ पर अपने ही देश के किसान जो है आर्थिक स्थिति की खराब की स्थिति के कारण क्या हो रहे हैं, तो आत्महत्या कर रहे हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि हर चीज से हम लोग हर चीज का कंपेयर नहीं कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर टर्म्स है हमारा कि मानव विकास से राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की जा सकती है। पहला पॉइंट, उत्पादन की नई तकनीकों का विकास किया जा सकता है। देश में योग्य कुशल व्यक्ति, वैज्ञानिक आदि होंगे जिससे देश के प्राकृतिक संसाधनों का कुशल एवं पूर्ण तरीके से उपयोग किया जा सकता है। श्रम न केवल उत्पादक है बल्कि उपभोक्ता भी है। यह वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन ही नहीं उनको उपयोग भी करता है। इस तरह श्रम वस्तुओं और सेवाओं की मांग करता है। यही बात है यहाँ पर। मानव विकास की भ्रामक और पुरानी धारणा, देखिए मानव विकास की पुरानी धारणा क्या था कि जिस देश की अर्थव्यवस्था जितनी ज्यादा बड़ी होती है उसे उतना ही अधिक विकसित माना जाता था, लेकिन इस वृद्धि का अधिकांश लोगों के जीवन में परिवर्तन से कोई संबंध नहीं था। जिस तरह से मैंने आपको एग्जांपल दिया अभी, आपने क्या समझा? आपने समझा कि 2009 में भारत ने अमेरिका को जो है सहायता प्रदान किया, ठीक है, पैसे देकर, डॉलर देकर, जो भी पैसे देकर अमेरिका को सहायता प्रदान किया। लेकिन यहीं 2009 में स्थिति देखिए तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और गुजरात के किसान क्या कर रहे हैं? आत्महत्या कर रहे हैं। तो भाई मेरे हर तरह से यहाँ पे कह रहा है कि जो पुरानी और भ्रामक विचारधारा थी कि जिस देश की अर्थव्यवस्था जितनी ज्यादा बड़ी होती है उससे उतना ही अधिक विकसित माना जाता था, लेकिन इस वृद्धि का अधिकांश लोगों के जीवन में परिवर्तन से कोई संबंध नहीं था। आज देखिएगा अभी हाल ही फिलहाल में आया है कि भारत जो है विश्व की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला कंट्री यानी कि देश बन गया है। सुने ना, हाल ही फिलहाल में ना 2 दिन पहले ना अनाउंस हुआ कि भारत जो है वो विश्व का चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश बन गया, विश्व में चौथा। अमेरिका, चीन, जर्मनी, उसके बाद ये आपका भारत, ठीक है। तो इस तरह से, लेकिन आप समझिएगा बात, क्या हमारे यहाँ आप देख रहे हैं तो भिखमंगों की संख्या कम है? नहीं, आज भी हम लोग के यहाँ जो गरीब वर्ग के लोग हैं अभी भी उनकी स्थिति नहीं सुधरी है। तो यही बात कहता है कि लेकिन इस वृद्धि का अधिकांश लोगों के जीवन में परिवर्तन से कोई संबंध नहीं था। किसी देश में लोगों जीवन की गुणवत्ता का जो आनंद लेते हैं, उन्हें जो अवसर उपलब्ध हो और जिन स्वतंत्रताओं का वो भोग करते हैं, विकास के महत्वपूर्ण पक्ष हैं, यह विचार नया नहीं है, ठीक है। यही बात कहा जाता है। अगर आप देखिएगा तो पहली बार इन विचारों को 80 के दशक के अंत और 90 दशक के अंत के आरंभ में स्पष्ट किया गया था। इस संबंध में 2 दक्षिण एशियाई अर्थशास्त्री महबूब उल हक और अमर्त्य सेन का कार्य महत्वपूर्ण है। मैंने आपको बोला कि यहाँ पर आगे चलकर आपको कुछ यहाँ पर लोगों के नाम भी सामने आएंगे। यहाँ पर देखिए ये क्या है? अर्थशास्त्री हैं। कौन? महबूब उल हक और अमर्त्य सेन। हालांकि दोनों बड़े गहरे मित्र हैं, लेकिन इनका एक पाकिस्तान के हैं और एक भारत के हैं, लेकिन एक कॉमन चीज है कि ये दोनों एशिया के ही हैं, ठीक है, दोनों जो है एशिया के ही हैं। तो इन्होंने 1990 के दशक में, आप कह सकते हैं 90 के दशक के आरंभ में स्पष्ट किया, ठीक है, इन्हीं विचारों को क्या किया? स्पष्ट किया कि आखिरकार हम लोग मानव विकास को किस प्रकार से माप सकते हैं, मानव विकास का मेजरमेंट जो है हम लोग किस प्रकार से, जैसे हम लोग पढ़ा कि जब सकारात्मक गुणात्मक परिवर्तन होता है तो मानव विकास कहते हैं, लेकिन इसको मापेंगे कैसे, इसका मेजरमेंट कैसे करेंगे? इस पे इन लोगों ने क्या किया? अपना स्पष्टता प्रस्तुत किया। जैसे मानव विकास के टर्म में संकल्पना अगर हम लोग देखें डॉक्टर महबूब उल हक का, तो ये उन्होंने 1990 में अमर्त्य सेन ने मानव विकास की संकल्पना जो है 1990 में दिया गया, किनके द्वारा? डॉक्टर महबूब उल हक द्वारा। और इसका विकास किसने किया? अमर्त्य सेन ने। अमर्त्य सेन को 1998 में जो है वो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया इसी कार्य के लिए। एग्जाम में सवाल पूछ सकता है। 1998 में इनको नोबेल पुरस्कार के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। हालांकि देखिए 1990 में मानव विकास की संकल्पना जो है डॉक्टर महबूब उल हक द्वारा कब दी गई? 1990 में, याद रखिएगा। देखिए कहता है कि मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा
किया गया था। डॉक्टर हक ने मानव विकास का वर्णन एक ऐसे विकास के रूप में किया जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है और उनके जीवन में सुधार लाता है। यानी कि डॉक्टर महबूब उल हक के अनुसार मानव विकास क्या है, तो मानव विकास वो है जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है। आपने शुरू में डेफिनेशन जो पढ़ा था उसमें ये बात लिखा गया था कि विकल्पों में वृद्धि करता है। मैंने वो डेफिनेशन लिखा था, वो मेरा बनाया गया डेफिनेशन था और मैंने मिक्स करके लिखा था, हर लोगों का बातों को मिलाकर मैंने वहां पर आपको प्रस्तुत कर दिया ताकि चीजें आपको समझ में आ जाए। तो ये डॉक्टर महबूब उल हक का कहना था कि जब लोगों के विकल्पों में वृद्धि हो जाए उसी को हम लोग मानव विकास कहते हैं। तो यहाँ पर जब लोगों के विकल्पों में, देखिए यही मेन पॉइंट है, यहाँ पर पढ़िए, जब जो यहाँ पर देखिए लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है और उनके जीवन में सुधार लाता है, इसी को हम लोग मानव विकास कहते हैं। हालांकि नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने विकास का मुख्य ध्येय स्वतंत्रता में वृद्धि अथवा परतंत्रता में कमी के रूप में देखा। अब देखिए यहाँ पर अमर्त्य सेन जी हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है 1998 में, इन्होंने विकास को कहा, मानव विकास को, कि जब लोगों के स्वतंत्रता में वृद्धि हो जाए। जैसे आज लड़कियों का देखिए, बिल्कुल दोनों का डेफिनेशन सही है ना। देखिए लड़कियों के लिए देखिए, आज लड़कियों को स्वतंत्रता मिला, आज़ादी मिली, पढ़ने की आज़ादी मिली, लड़की एक जगह से दूसरे जगह जाकर पढ़ रही है ना। तो स्वतंत्रता उनको मिला, परतंत्रता में कमी आया, स्वतंत्रता उनको ज़्यादा मिला। तो यही कहते हैं कि स्वतंत्रता में जब लोगों की वृद्धि होती है तो उसके भी हम लोग मानव विकास कहते हैं। यानी मानव विकास का मुख्य ध्येय क्या है, मुख्य जो ध्येय है वो स्वतंत्रता में वृद्धि अथवा परतंत्रता में कमी के रूप में। तो एग्जाम में सवाल पूछ सकता है कि मानव विकास को स्वतंत्रता में वृद्धि के रूप में किसने डिफाइन किया है, तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने। अमर्त्य सेन कहाँ के हैं, भारत के हैं। महबूब उल हक कहाँ के, पाकिस्तान के। महबूब उल हक ने किस प्रकार से मानव विकास को डिफाइन किया है, तो महबूब उल हक ने कहा है कि मानव विकास जो है मनुष्य के विकल्पों में वृद्धि करता है और जीवन स्तर में सुधार लाता है, जीवन स्तर में सुधार लाता है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स आप ध्यान में रखिएगा भाई, समझिए, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, क्योंकि सेकंड बुक से मानव विकास हटा दिया है तो सारा चीज आपको फर्स्ट बुक में ही पढ़ना पड़ेगा। पहले मैं इस चैप्टर को यहाँ जब पढ़ाता था तो थोड़ा कम ही टाइम स्पेंड करता था, कम ही समय में निपटा देता था, लेकिन अब क्या है कि सेकंड बुक से मानव विकास को रिमूव कर दिया गया और मानव विकास केवल अब आपको पहले ही किताब में पढ़नी है। तो यहाँ पर तो अच्छे से समझना होगा ना, तब न जाकर आप सवाल बनाएंगे अच्छे से। तो समझिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में आता है। डॉक्टर महबूब उल हक द्वारा मानव विकास का वर्णन किस प्रकार से किया गया। देखिए महबूब उल हक ने कहा कि मानव विकास मानव के लिए विकल्पों में वृद्धि करता है, पहला पॉइंट क्लियर है। मानव विकास जीवन में सार्थक सुधार लाता है, दूसरा पॉइंट है। विकास परिवर्तनशील है, इसका उद्देश्य ऐसी दशाएं उत्पन्न करना है जिसमें लोगों को सार्थक जीवन जी सके। अब सार्थक जीवन क्या होता है सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट सर, सार्थक जीवन क्या होता है सर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट है क्या ही बताया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट। सार्थक जीवन क्या होता है गुरु, तो सर सार्थक जीवन क्या होता है, आपने सुना होगा कि लघु जीवन ही है भला यदि धर्म हित होए, लंबा जीवन स्वार्थ का सुख पावे ना कोई। पढ़े ना कि लघु जीवन यानी छोटा जीवन ही है भला यदि धर्म हित होए, और लंबा जीवन क्या होता है, स्वार्थ का सुख पावे ना कोई। तो उसी प्रकार से सार्थक जीवन का मतलब होता है कि जीवन केवल दीर्घ नहीं होता, बड़ा जीवन होने का सार्थक हम लोग नहीं कह सकते हैं, जीवन का कोई उद्देश्य होना भी आवश्यक है। यानी हम जब इस दुनिया में आए हैं, इस सृष्टि में आए हैं, तो हमारे पास उद्देश्य होना चाहिए, हमारा कोई उद्देश्य होना चाहिए, तब जाकर इसी को सार्थक जीवन कहा जाता है। इसका अर्थ है कि लोग स्वस्थ हों, अपने विवेक और बुद्धि का विकास कर सकते हों, वे समाज में प्रतिभागिता करें और अपने उद्देश्यों को पूरा करने में स्वतंत्र हों। कहने का तात्पर्य समझ रहे हैं, यानी कि महबूब उल हक ने कहा कि उन्होंने कहा कि जिसमें लोग सार्थक जीवन जी सकें, ऐसा परिवर्तन जिसका उद्देश्य लोगों के ऐसा दशाएं उत्पन्न करना जिसमें लोग सार्थक जीवन जी सकें। और सार्थक जीवन का मतलब समझाया गया कि सार्थक जीवन का मतलब जो होता है मेरे भाई, एक ऐसा जीवन, बड़ा जीवन नहीं, एक ऐसा जीवन जिसका कोई उद्देश्य हो। जैसे आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके पास उद्देश्य होना चाहिए कि हमें आखिरकार 12th क्लास पास करके आगे क्या करना है और मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मुझे क्या बनना है। डॉक्टर बनना है, डॉक्टर तो आप बन सकते नहीं है क्योंकि आपने आर्ट्स लिया है। ठीक है, देखिए यहाँ से भी मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाऊंगा। तो मान लीजिए और भी जो आपके पास स्कोप है, जैसे स्कोप है आपको कि आप IAS बन सकते हैं, IPS बन सकते हैं, आपको गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, या आप किसी को पढ़ा सकते हैं, बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हैं। तो बहुत सारे आपके पास क्या है, विकल्प हैं, है कि नहीं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो यही कहता है कोई ना कोई जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। कोई व्यक्ति पढ़ रहा होगा
कि सर हमको इस लड़की से शादी करना है, जल्दी से नौकरी लेना है, इसलिए हमको पढ़ना है। कोई लड़की पढ़ रही होगी कि हमको उस लड़के से शादी करना है। तो उद्देश्य है ना, जीवन में उद्देश्य है, जीवन में उद्देश्य है कि हाँ हम इस चीज़ को करेंगे, तो मतलब हमें ऐसे करना है चीज़ों को, तो उसी को सार्थक जीवन कहा गया। जिस व्यक्ति के पास उसके जीवन में कोई उद्देश्य है मेरे भाई, तभी समझिए कि उसका जीवन क्या है, सार्थक है। अब यहाँ पर सार्थक जीवन का एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है। देखिए यहाँ पर एक लड़की का जन्मदिन है, आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा है, अब मैं आपको पढ़ के समझा देता हूँ। सार्थक जीवन का यहाँ पर अर्थ आपको समझाया गया। देखिए लड़की कहती क्या है, लड़की कहती है जन्मदिन मुबारक हो शहनाज, शहनाज को, तो ये कहती है धन्यवाद प्रिया। शहनाज क्या कहती है कि धन्यवाद प्रिया। फिर कहता है यहाँ पर मुझे अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामना दो, मैं स्कूल की पढ़ाई पूरी करके कॉलेज जाना चाहती हूँ। अच्छा, तब तो तुम एक सार्थक जीवन जीना चाहती हो, मैं कुछ करने लायक बनना चाहती हूँ। तो फिर यहाँ पर कहती है, अच्छा, प्रिया कहती है कि अच्छा तब तो तुम एक सार्थक जीवन जीना चाहती हो। यानी कि ये जन्मदिन मुबारक कहने गई शहनाज प्रिया को, प्रिया जो है जहाँ शहनाज को जन्मदिन मुबारक कहने गई, तो ये कह रही है कि मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं कॉलेज की स्कूल की पढ़ाई पूरी करके मैं कॉलेज जा सकूँ, मैं जो है कुछ करने लायक बनना चाहती हूँ। तब यहाँ पर शहनाज कहती है, यहाँ पर प्रिया कहती है अच्छा तब तो तुम एक सार्थक जीवन जीना चाहती हो, यानी कि तुम्हारे जीवन में कोई उद्देश्य है, तुमने पहले से उद्देश्य बना रखा है कि मैं स्कूल पास करके मुझे कॉलेज जाना है, और यहाँ पर लोगों को पता ही नहीं रहता कि मुझे आगे क्या करना है। तो ये सार्थक जीवन नहीं है। सार्थक जीवन मीन्स जब तक आपके जीवन में कोई उद्देश्य न हो जाता है उसको सार्थक जीवन नहीं कहेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक और है कि इनमें से कौन सा जीवन सार्थक है। एक व्यक्ति है एक यहाँ से ये डॉक्टर जो है लेडी, वो एक व्यक्ति इनसे पूछ रहा है कि अब से 1 वर्ष बाद आप अपने आप को कहाँ देखेंगे, तो ये कहते हैं कि या तो मर जाएंगे या तो जेल में रहेंगे। तो क्या ये सार्थक है? या इनसे पूछा जाता है कि आप कहाँ रहिएगा आपसे 1 वर्ष बाद, तो ये कहते हैं मुझे आशा है कि मैं कैंसर रोग से मुक्ति होकर एक सस्ता दवा और प्रभावशाली इलाज ढूंढ पाऊंगी। कैंसर रोग से मुक्ति का एक सस्ता और अधिक प्रभावशाली इलाज ढूंढ पाओगे। तो किसका जीवन सार्थक है? ये देखिए, मृत अथवा कारावास में सोच रहा है, तो कौन दोनों में से सार्थक है? बिल्कुल ये सार्थक है, क्योंकि ये सोच रही है कि मैं 1 साल बाद मैं ऐसा कुछ करूंगी जिससे कि कैंसर से मुक्त होने का मैं दवा ढूंढ पाऊंगी और यहाँ पर अधिक और प्रभावशाली इलाज मैं कैंसर के लिए ढूंढ पाऊंगी। तो ये ना सार्थक जीवन हुआ। यानी कि मेरे भाई जीवन में आपके पास कुछ ना कुछ उद्देश्य होना चाहिए। ये सार्थक जीवन का डेफिनेशन है कि सार्थक जीवन केवल दीर्घ नहीं होता है, जीवन का कोई उद्देश्य होना भी आवश्यक है। इसका अर्थ है कि लोग स्वस्थ हों, अपने विवेक और बुद्धि का विकास कर सकते हैं, वे समाज में प्रतिभागिता करें और अपने उद्देश्यों को पूरा करने में स्वतंत्र हों। सार्थक जीवन समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर मानव विकास के लिए केंद्र बिंदु यहाँ पर कहा जा रहा है। मानव विकास के लिए केंद्र बिंदु कहा जाता है। देखिए विकल्पों में वृद्धि जो है, विकल्पों में वृद्धि के टर्म में किसने दर्शाया है? तो महबूब उल हक ने दर्शाया है। विकल्पों में, जैसे मैंने अभी आपको पढ़ाते समय बोला था कि अगर कोई बच्चा 10वां क्लास के बाद पढ़ाई ही न करे तो क्या वो 12th बेसिस पे नौकरी लेने के लिए एलिजिबल रहेगा? नहीं रहेगा। तो उसका विकास तो वहीं रुक गया। अगर कोई बच्चा पढ़ने के उम्र में अगर जूता सीता हो या पढ़ाई ना करता हो तो क्या वो कभी पढ़ाई वाला जॉब कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। वहीं पे उसका, यानी कि विकल्पों में वृद्धि होना जरूरी है, स्वतंत्रता में वृद्धि होना जरूरी है। ये सब विकास का क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये विकास का डेफिनेशन है। आइए, मानव विकास के केंद्र बिंदु क्या है? तो संसाधनों तक पहुंच, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे भाई, एकदम एग्जाम में बहुत पूछता है। संसाधनों तक पहुंच, स्वास्थ्य एवं शिक्षा मानव विकास के केंद्र बिंदु है। 3 केंद्र बिंदु है। मानव विकास के कितने केंद्र बिंदु है? 3 केंद्र बिंदु हैं। कितने? 3 केंद्र बिंदु। पहला हो गया संसाधनों तक पहुंच। मैं आपको सबको जो है वो कलर बाय कलर राउंड कर देता हूं ताकि आपको कहीं से कोई दिक्कत ना हो। पहला पॉइंट है संसाधनों तक पहुंच। दूसरा मेरे भाई स्वास्थ्य हो जाएगा आपका। दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा आपका यहाँ पे स्वास्थ्य हो गया। और तीसरा जो है यहाँ पर आप देखिएगा, तो तीसरे को मैं राउंड कर दूं तो यहाँ पर तीसरा आपका शिक्षा हो गया। यानी कि देखिए, संसाधनों तक पहुंच पहला, दूसरा स्वास्थ्य और तीसरा आपका क्या है? तो शिक्षा है। इन तीनों के माध्यम से मानव विकास की केंद्र बिंदु है। उदाहरण के लिए देखिए, उदाहरण के लिए वही बता रहा है कि एक अशिक्षित बच्चा डॉक्टर बनने का विकल्प नहीं चुन सकता क्योंकि उसका विकल्प शिक्षा के अभाव में सीमित हो गया। इसी प्रकार प्रायः निर्धन लोग बीमारी के लिए चिकित्सा उपचार नहीं चुन सकते क्योंकि संसाधनों के अभाव में उनका विकल्प सीमित हो जाता है। कहानी समझ में आया? बात क्या कह रहा है कि निर्धन लोग बीमारी के लिए चिकित्सा उपचार नहीं चुन सकते क्योंकि संसाधनों के अभाव में उनका विकल्प सीमित हो जाता है। यानी कोई व्यक्ति निर्धन है, गरीब है,
बीमारी हो गया तो अपने लिए अच्छे चिकित्सा व्यवस्था का उपचार नहीं कर सकता, अपने अच्छे चिकित्सा व्यवस्था की उपलब्धता नहीं करवा सकता है, क्योंकि उसके पास संसाधन ही नहीं है। इसलिए संसाधनों तक पहुंच, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये मानव विकास के 3 केंद्र बिंदु है। मानव विकास के कितने केंद्र बिंदु? 3। कौन? संसाधनों तक पहुंच, स्वास्थ्य और शिक्षा। ठीक है, तीनों याद रखिएगा। अब यहाँ पर मानव विकास के स्तंभ, मानव विकास के स्तंभ कौन कौन से हैं? केंद्र बिंदु आपको क्लियर हो गया ना? मानव विकास के कितने केंद्र बिंदु? सब लोग मेरे साथ बोलिए। मानव विकास के सर 3 केंद्र बिंदु, 3 केंद्र बिंदु। कौन? पहला संसाधनों तक पहुंच, दूसरा स्वास्थ्य और तीसरा शिक्षा। अब आते हैं मानव विकास के स्तंभ। कौन कौन से स्तंभ है भाई? कौन कौन से पिलर हैं? मानव विकास किस पे टिका हुआ है? मानव विकास का आखिरकार नींव क्या है? किस पे टिका हुआ है मानव विकास? पहला कहता है समता, दूसरा सतत पोषणीयता, तीसरा उत्पादकता, चौथा सशक्तिकरण। अब बारी बारी से हम लोग चारों टर्म्स के समझते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या होता है। समता का मतलब होता है समानता, नहीं इक्वलिटी, आप नहीं समझे हैं? तो इसका आशय है प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था करना, लोगों को उपलब्ध अवसर लिंग, प्रजाति, आय और भारत के संदर्भ में जाति के भेदभाव विचार के बिना समान होना चाहिए। यानी कि ना तो कास्ट के आधार पे, ना तो जाति के आधार पे, ना तो रंग के आधार पे, ना तो लिंग के आधार पे, ना तो उम्र के मतलब आधार पे लोगों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। भारत में जाति एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म्स होता है, जाति के लिए बहुत भेदभाव होता है। तो इन सभी टर्म्स के आधार पे जो है किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम इस जाति के हो तो तुम पढ़ाई नहीं कर सकते हो, तुम इस जाति हो तुम्हें इस स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिलेगी। अगर इस प्रकार से होगा, विकल्पों में वृद्धि नहीं होगा, तो ये मानव विकास के पिलर नहीं कहलाएंगे। तो मानव विकास का जो पिलर है आपका, पहला पिलर यहाँ पर दर्शाया गया है, कहता है कि जो आपका समता है, यानी कि इसको समता कहते हैं, समता। ठीक है, यानी कि इसको आप कहते हैं समानता भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? दूसरे शब्दों में आप समानता भी लिखिएगा एग्जाम में तो कोई दिक्कत नहीं है। समानता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। तो ये क्लियर है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखिएगा सतत पोषणीयता। अब सतत पोषणीयता पे आते हैं। तो सतत पोषणीयता का मतलब क्या होता है? जैसे अगर आप चीन का एग्जाम्पल लीजिएगा तो चीन में सतत पोषणीयता नाम की कोई चीज ही नहीं है। देखिए सबसे ज्यादा सोना किस देश में? साउथ अफ्रीका। लेकिन सबसे ज्यादा सोना का उत्पादन कौन करता है? चीन। सबसे ज्यादा कोयला का उत्पादन कौन करता है? चीन। क्योंकि वहां पे सतत पोषणीयता नहीं है। वहां पे है कि अभी जो तुम हो ना, अभी हम लोग है ना, जितना हो सके दोहन करो, जितना हो सके इसका उपयोग करो, फ्यूचर के लिए कुछ सोचना नहीं है। हम लोग अभी के टाइम में जितना विकास कर ले, हम लोग क्या है, हम लोग सोचते हैं कि भाई आज हम लोग अगर पानी का ज़्यादा खपत कर लेंगे, पेट्रोल का ज़्यादा खपत कर लेंगे, तो हो सकता है कि हमारे आने वाली पीढ़ी को पानी का दर्शन ना हो, हमारी आने वाली पीढ़ी इन चीज़ों का दर्शन ही ना कर पाए। तो हमारे यहाँ क्या है? सतत पोषणीयता है। और मानव विकास जो है वो सतत पोषणीयता पे भी क्या है? डिपेंडेंट है। कहता है सतत पोषणीय है। मानव विकास के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिले। समस्त पर्यावरणीय, वित्तीय एवं मानव संसाधनों का उपयोग भविष्य को ध्यान में रखकर करना चाहिए। इन संसाधनों में से किसी एक का भी दुरुपयोग भावी पीढ़ियों के लिए अवसरों को कम करेगा। मतलब आने वाली पीढ़ियों के लिए अवसरों को क्या करेगा? कम करेगा, अगर हम लोग सतत पोषणीयता नहीं अपनाएंगे तो। ये क्लियर हो गया, समता आपका क्लियर हो गया, सतत पोषणीयता क्लियर हो गया। मतलब आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें चीजों को बचाकर रखना है, जो चीजें खत्म होने लायक है, जो चीजें खत्म हो सकती है उन चीजों को हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाकर रखना है। क्लियर कंसेप्ट? डरिएगा नहीं, समझिएगा। जो है मानव विकास के स्तंभ का जो तीसरा पिलर है, मानव विकास का जो तीसरा पिलर है वो है उत्पादकता। तो उत्पादकता के बारे में हम समझेंगे कि उत्पादकता क्या होता है। देखिए यहाँ पर उत्पादकता का मतलब होता है मानव श्रम का उत्पादन करना, मानव श्रम का उत्पादन करना। देखिए कहता है कि उत्पादकता का अर्थ है मानव श्रम उत्पादकता अथवा मानव कार्य के संदर्भ में उत्पादकता है लोगों में क्षमताओं का निर्माण करके ऐसी उत्पादकता में निरंतर वृद्धि की जानी चाहिए। अंततः जन समुदाय की ही राष्ट्रों के वास्तविक धन होते हैं। मैंने आपको शुरू में ही बोला और चैप्टर 2 में भी मैंने पढ़ाया था कि किसी भी देश के वास्तविक धन वहाँ के जन यानी कि लोग ही होते हैं। इस प्रकार उनके ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास अथवा उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने से उनकी कार्य क्षमता बेहतर होगी। उनकी कार्य क्षमता क्या होगी? बेहतर होगी। तो ये उत्पादकता हो गया। उत्पादकता मतलब मानव श्रम का उत्पादन करना, मतलब जो मनुष्य है उसके स्वास्थ्य के प्रति आपको जागरूक रहना है, तब ना स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो वो कार्य करने में सक्षम हो पाएगा, है ना। उसको अच्छे स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं देनी है, क्लियर, शिक्षा संबंधी सुविधाएं देनी है। तो कहता है इस प्रकार उनके ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास करना, उनके लिए बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना। अगर आप उनको ज्ञान के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराइएगा, स्वास्थ्य संबंधी बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराइएगा, तो उनके अंदर कार्य क्षमता करने का भी तो शक्ति ज़्यादा आएगा ना भाई। अब मैं पढ़ा हुआ हूँ तब ना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरी स्वास्थ्य अच्छा तब ना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं 2-2 घंटे 3-3 घंटे 4-4 घंटे लाइव पढ़ा रहा हूँ। तो ये बातें कहता है, यानी उत्पादकता कहने का मतलब मानव श्रम का उत्पादन होना, मानव श्रम का उत्पादन होना। क्लियर है बच्चे?
अगला चौथा जो हमारा पिलर है वो है सशक्तिकरण। सशक्तिकरण, आइए, सशक्तिकरण का अर्थ है अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करना। ऐसी शक्ति बढ़ती हुई स्वतंत्रता और क्षमताओं से आती है। लोगों को सशक्त करने के लिए सुशासन एवं लोकोन्मुखी नीतियों का आवश्यकता होती है। लोकोन्मुखी नीतियों की आवश्यकता होती है। सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए समूहों में सशक्तिकरण का विशेष महत्व है। सशक्तिकरण मतलब अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करना, अपने विकल्प को चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करना। ऐसी शक्ति बढ़ती हुई स्वतंत्रता और क्षमता से आती है। लोगों को सशक्त करने के लिए सुशासन एवं लोकोन्मुखी नीतियों की आवश्यकता होती है, यानी कि अच्छी अच्छी नीतियां लोगों के लिए लाया जाए ताकि लोग जो है अपने विकल्पों को चुनने के लिए शक्ति प्रदान करें। जैसे मान लीजिए अगर इंदिरा आवास मिल रहा है तो ऐसा हो कि जब लोगों को ना मिले तो उसके लिए वो क्या करें, उनके पास उतना शक्ति होना चाहिए ताकि वो अपने लिए लड़ सकें, अपने लिए अपनी चीजों को, अपने विकल्पों को चुनने के लिए वो सक्षम हो सके। ठीक है, तो सशक्तिकरण है। तो मानव विकास के 4 पिलर कौन कौन से मेरे दोस्त? पहला पिलर समता क्लियर है, दूसरा पिलर सतत पोषणीयता क्लियर है, उत्पादकता क्लियर है, सशक्तिकरण भी आपका क्लियर है। और मानव विकास के मुख्य केंद्र बिंदु आपने पढ़ा कौन कौन? तो आपके पहला संसाधनों तक पहुंच, स्वास्थ्य और शिक्षा। संसाधनों तक पहुंच, स्वास्थ्य और शिक्षा जो है मानव विकास के प्रमुख केंद्र बिंदु हैं। ठीक है, केंद्र बिंदु हैं। क्लियर, याद रखिएगा। अगला देखिएगा, मानव विकास के उपागम कौन कौन से हैं? तो मानव विकास के उपागम जो है आय का उपागम, कल्याण उपागम, न्यूनतम आवश्यकता उपागम और क्षमता उपागम, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि मानव विकास के कितने उपागम है मेरे भाई? मानव विकास के 4 उपागम। कितने उपागम? 4 उपागम। मानव विकास के कितने पिलर? तो स्तंभ भी आपके 4 स्तंभ। मानव विकास के 4 स्तंभ कौन कौन? समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। और मानव विकास के उपागम कौन कौन से? आय का उपागम, कल्याण उपागम, न्यूनतम आवश्यकता उपागम और क्षमता उपागम। आइए बारी बारी से हम लोग सबको समझते हैं। सबसे पहले आय उपागम। आय उपागम कहने का मतलब हो गया कि ये सबसे पुराना उपागम है, यानी कि इनकम सोर्स ऑफ इनकम आप कह सकते हैं। कहता है कि यह मानव विकास के सबसे पुराने उपागमों में से एक है। इसमें मानव विकास को आय के साथ जोड़कर देखा जाता है। यह विचार है कि आय का स्तर किसी व्यक्ति द्वारा भोगी जा रही स्वतंत्रता के स्तर को परिलक्षित करता है। आय का स्तर ऊंचा होने पर मानव विकास का स्तर भी ऊंचा हो जाता है। मतलब जो जितना ज्यादा कमाएगा, जिसके पास जितना धन रुपया पैसा रहेगा, उसका मानव विकास उतना ही ऊंचा रहेगा। सिंपल सा टर्म्स है, ये बहुत ही पुरानी विचारधारा है, ये बहुत ही पुराना क्या है? उपागम है। तो ये मानव विकास के उपागम में इसको भी समाहित किया जाता है, आय के उपागम को। मतलब इनकम जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा आप विकास कर सकते हैं। तो पहला उपागम यही होगा। दूसरा हो गया कल्याण उपागम। कल्याण उपागम कहने का मतलब कि मानव को लाभार्थी अथवा सभी विकासात्मक गतिविधियों के लक्ष्य के रूप में देखता है। यह उपागम शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और सुख साधनों पर उच्चतर सरकारी व्यय का तर्क देता है। कल्याण उपागम मतलब सबके लिए कल्याण होना चाहिए, चाहे वो गरीब वर्ग का लोग हो, चाहे वो अमीर वर्ग का लोग हो, सबको एक तरह से देखिए। और सबके विकास में जैसे शिक्षा संबंधी सुविधाएं, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं, सामाजिक सुरक्षा दीजिए, सुख साधनों पर उच्चतर सरकारी व्यय कीजिए ताकि लोग विकास में अपनी प्रतिभागिता कर सकें। और यहां पर किंतु निष्क्रिय प्राप्त करता है। सरकार कल्याण पर अधिकतम व्यय करके मानव विकास के स्तरों में वृद्धि करने के लिए जिम्मेदार है। यानी कि कल्याण उपागम यानी लोगों का कल्याण किया जाए, लोगों का कल्याण करके आप मानव विकास को उच्च बना सकते हैं। यानी मानव विकास के उपागम में कल्याण का उपागम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूनतम आवश्यकता उपागम तो इंटरनेशनल ILO द्वारा 6 आपको जो है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा आपको 6 आधारभूत आवश्यकता उपागम दिया गया है, जिसमें से पहला स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, ठीक है, स्वच्छता और आवास की पहचान की गई है। इसमें मानव विकल्पों के प्रश्न को उपेक्षा किया गया और परिभाषित वर्गों को मूलभूत आवश्यकताओं को व्यवस्था पर जोर दिया गया है। यानी देखिए यहाँ पर केवल आधारभूत आवश्यकता उपागम में ILO द्वारा, इंटरनेशनल जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसके द्वारा मनुष्य का न्यूनतम आवश्यकता उपागम 6 बताया गया है। कौन कौन? पहले 3 हम लोग पढ़ते थे, रोटी, कपड़ा और मकान। अब क्या है? स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता और आवास की पहचान इसमें रखी गई है। तो आपने आय उपागम पढ़ लिया, आपने कल्याण उपागम पढ़ लिया कि लोगों का कल्याण होना चाहिए। आय मतलब जितना ज्यादा इनकम रहेगा लोगों के पास उतना उनका मानव विकास ज्यादा होगा। कल्याण उपागम मतलब सरकार ऐसी नीतियां लाए जिससे हर वर्ग के लोगों का विकास हो। न्यूनतम आवश्यकता उपागम 6 होने चाहिए, ये सभी के पास हो तो मानव विकास में अव्वल हो सकता है। और है क्षमता उपागम। क्षमता उपागम वही अभी हमने पढ़ा था। इस उपागम का संबंध प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संसाधनों तक पहुंच क्षेत्रों में मानव क्षमताओं का निर्माण बढ़ते मानव विकास की कुंजी है। स्वास्थ्य के बाद शिक्षा और संसाधनों तक पहुंचने की क्षमता का स्थान है। इन्हीं तीनों के विकास से मानव विकास को गतिशील बनाना संभव है। यानी क्षमता उपागम मतलब कहने का तात्पर्य हो गया कि संसाधन तक लोगों के पहुंचने का क्षमता होना चाहिए। कहने का तात्पर्य वही हो गया। अगर मान लीजिए
कि हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल में अगर कार्य अच्छे से न हो रहा है तो लोगों के पास इतना क्षमता होना चाहिए कि आप उसका मतलब विरोध कर सकें। या एग्जाम्पल छोटा सा लीजिए, अगर मान लीजिए इंदिरा आवास किसी का पास होता है, अगर कोई आदमी उसके पैसे को खा जा रहा है तो उसके पास इतनी क्षमता होनी चाहिए ताकि वो उसका विरोध कर सके, तभी जाकर न विकास होगा, उसको चीज़ें मिल जाए। तो संसाधनों तक पहुँचने में उसको क्या हो, सहायता मिले। संसाधनों तक पहुँचने में मानव क्षमताओं का निर्माण बढ़ते मानव विकास की कुंजी है। जब लोग संसाधनों तक जितना ज़्यादा पहुंचेंगे, संसाधन मीन्स डेट जो सरकार द्वारा जितने भी आपके नीतियां लाई जाती है गरीबों के लिए या लोगों के लिए, उस तक लोगों की पहुंच होनी चाहिए, ये बात यहाँ पर कहा जा रहा है। तो आय उपागम क्लियर है बच्चे, हाँ या ना? कल्याण उपागम क्लियर है, हाँ या ना? न्यूनतम आवश्यकता उपागम क्लियर है, हाँ या ना? क्षमता उपागम क्लियर है, बिल्कुल सर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए हम लोगों ने वही मानव विकास के बारे में, मानव विकास की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? तो डॉक्टर महबूब उल हक ने। कब? तो 1990 में। मानव विकास की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? सब लोग बोलिए, मानव विकास की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? डॉक्टर महबूब उल हक ने। कब किया? 1990 में। इसका विकास किसने किया? अमर्त्य सेन ने। अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1998 में। कहानी क्लियर है ना, याद रखिएगा। मानव विकास के मुख्य केंद्र बिंदु कौन कौन से हैं? 3 हैं। संसाधनों तक पहुंच, स्वास्थ्य और शिक्षा। मानव विकास के कितने पिलर? 4 पिलर। मानव विकास के कितने उपागम? 4 उपागम। क्लियर? 4 उपागम, 4 स्तंभ और आपके 3 केंद्र बिंदु। क्लियर? ध्यान रखिएगा। अब मानव विकास सूचकांक का मापन किस प्रकार से किया है? तो मैंने आपको शुरू में पढ़ाया कि मानव विकास के 3 मुख्य केंद्र बिंदु हैं, तो उसी के आधार पर मानव विकास का मापन भी किया जाता है। यानी पहला शिक्षा के आधार यहाँ पर, दूसरा स्वास्थ्य और संसाधनों तक पहुंच। शिक्षा में सकल नामांकन दर। अब बोलिएगा ना कि सर कैसे शिक्षा से? तो देखिए शिक्षा से कैसे होता है, आगे डिटेल है इसका, नहीं डिटेल तो मैं आपको समझा देता हूँ। शिक्षा तो सकल नामांकन दर और प्रौढ़ साक्षरता दर देखा जाता है कि किसी देश में कितना जो है प्रतिवर्ष लोगों का, बच्चों का नामांकन हो रहा है, उसी से ना शिक्षा का पता चलेगा। जितना ज़्यादा नामांकन होगा उतना ज़्यादा शिक्षा का पता चलेगा कि लोगों को इतना ज़्यादा शिक्षा मिल रहा है। जितना ज़्यादा एडमिशन होगा, नामांकन होगा, तब ना पता चलेगा कि हाँ इतना लोग एडमिशन ले रहे हैं तो इतना नामांकन हो रहा है, मतलब इतना लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। प्रौढ़ साक्षरता दर यानी कि जो प्रौढ़ हैं, जो बूढ़े हैं, उनका साक्षरता दर क्या है, इसके आधार पर। स्वास्थ्य के आधार पे तो जीवन प्रत्याशा देखा जाता है कि आखिरकार लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, यानी लोग कितने वर्षों में मर रहे हैं। तब ना अगर कम वो एज में मर जा रहे हैं तो समझिए कि स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं वहाँ पे उपलब्ध नहीं है, अच्छी स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं। जैसे भारत का अगर आप देखिएगा तो जीवन प्रत्याशा 60 साल, लेकिन यही ब्रिटेन का आप देखिएगा तो वहाँ पे 70-80 साल है। यानी कि वहाँ के लोग 70-80 साल मिनिमम जीते ही जीते हैं, और हम लोग के यहाँ 60 साल होते होते लोग मर जाते हैं। यानी हमारे यहाँ भी स्वास्थ्य सुविधाएं संबंधी उतनी अच्छी नहीं है। अभी भी अपना देश 132वें नंबर पे मानव विकास के मामले में। आगे हम आपको दिखाएंगे, लिस्ट दिखाएंगे सभी देशों का, तो समझिएगा। संसाधनों तक पहुंच तो क्रय शक्ति के रूप में डॉलर, अमेरिकन डॉलर, यानी कि क्रय शक्ति यानी कि खरीदने का कितना आपके पास शक्ति है, खरीदने का कितना आपके पास शक्ति है। तब ना हम लोग कहते हैं कि दूसरे देशों में जाकर कमाना या दूसरे देशों की फैक्ट्रियां जब हमारे यहाँ आती है तो हमें फायदा होता है, क्योंकि वो जैसे मान लीजिए अगर आप जाते हैं अमेरिका कमाने, एग्जाम्पल के तौर पर समझने के लिए, अमेरिका करें या स्विट्जरलैंड करें जहाँ डॉलर है, ठीक है, तो आप जब गए वहाँ पे तो आपको वहाँ से पेमेंट किस में मिलेगा? तो आपको पेमेंट मिलेगा डॉलर में। वो डॉलर आएगा भारत में, भारत का बैंक उसे रख लेगा और डॉलर को अपने पास रखकर आपको उसके बदले में रुपया दे देगा। तो डॉलर जितना ज़्यादा हम लोग के पास होगा उतना ज़्यादा हम लोग विदेश से व्यापार करने में सक्षम होंगे, ठीक है। विदेश से व्यापार करने में हम लोग उतना ज़्यादा सक्षम होंगे, उतना ज़्यादा हम लोग का क्या होगा? विकास होगा। तो वही कहता है कि क्रय शक्ति के रूप में हम लोग डॉलर को, अमेरिकन डॉलर को ही पूरा विश्व में मान्यता प्राप्त है, तो इसी को हम लोग लेकर चलते हैं। अगला देखिएगा, मानव विकास सूचकांक का मापन। मानव विकास सूचकांक का मापन हम लोग कैसे करते हैं? तो 3 है इसके सर, केंद्र बिंदु इसके कितने हैं? 3 है। शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों तक पहुंच। संसाधनों तक पहुंच, स्वास्थ्य, शिक्षा, जो भी आप जैसे कह लीजिए। तो मानव विकास सूचकांक यानी इसको अंग्रेजी में कहते हैं, मानव को ये अंग्रेजी में ह्यूमन, विकास को डेवलपमेंट और सूचकांक को इंडेक्स यानी HDI, इसको शॉर्ट फॉर्म कहते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों तक पहुंच जैसे प्रमुख क्षेत्रों के निष्पादन के आधार पर देशों का क्रम तैयार करता है। इसका क्रम कैसे तैयार होता है? तो यह क्रम जो है वो 0 से 1 के बीच स्कोर पर आधारित होता है। जो देश मानव विकास के महत्वपूर्ण सूचकों में अपने रिकॉर्ड से प्राप्त करता है, प्रौढ़ साक्षरता दर और सकल नामांकन अनुपात ज्ञान तक पहुंच को प्रदर्शित करता है। मतलब ये शिक्षा हो गया। अभी मैंने आपको बताया किस प्रकार से जितना ज़्यादा एडमिशन होगा उतना ज़्यादा वहाँ का शिक्षा व्यवस्था सही होगा। उच्चतर जीवन प्रत्याशा का अर्थ है लोगों के पास अधिक दीर्घ और अधिक स्वस्थ जीवन जीने का ज़्यादा अवसर। यानी कि देखिए शिक्षा के आधार पर, स्वास्थ्य के आधार पर और संसाधनों तक पहुँच के आधार पर, यानी अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में इसको मापा जाता है। मैंने यहाँ पर माइंड मैप के जरिए भी आपको चीज़ों को समझा
दिया था। ठीक है, माइंड मैप के जरिए भी चीजों को समझा दिया, उसी का वहां पे एक्सप्लेनेशन है, पढ़ने का जरूरत नहीं है। कहता है कि मानव विकास का स्तर उतना ही अधिक होता है जिस प्रकार, देखिए कहता है यहां से देखिएगा कि एक के जितना निकट होता है, जो देश एक के जितना निकट होगा, यानी मानव विकास का जो क्रम जो तैयार किया जाता है, जो स्कोर दिया जाता है देशों को, वो 0 से 1 दिया जाता है। कितना दिया जाता है? 0 से 1 दिया जाता है। जो देश 1 के जितना नजदीक होगा वो उतना विकसित होगा। जो देश जितना 1 के नजदीक होगा वो उतना क्या होगा? विकसित होगा। जो देश मानव विकास के स्कोर में जितना 0 से 1 के नजदीक होगा वो उतना क्या होगा? विकसित होगा। ठीक है, ये बात समझिएगा। तो कहता है कि सबसे उच्च स्कोर 0.983 दर्ज किया गया है और सबसे निम्न स्कोर जो है 0.268, यानी इसको अगर प्रतिशत में हम लोग बदलेंगे तो 98.3% सबसे उच्च स्कोर है, और अगर यहां पर हम लोग देखेंगे निम्न स्कोर की बात तो 26.8% सबसे निम्न स्कोर है। क्लियर बच्चे, समझिएगा दोस्त। कहता है यहाँ पर कि मानव विकास सूचकांक मानव विकास में प्राप्तियों का मापन करता है, यह प्रदर्शित करता है कि मानव विकास के प्रमुख क्षेत्रों में क्या उपलब्धियां हुई है। मानव गरीबी सूचकांक मानव विकास सूचकांक से संबंधित है। यह सूचकांक मानव विकास में कमी मापता है। अब देखिए, मानव विकास सूचकांक तो मानव विकास में बढ़ोतरी को मापता है कि मनुष्य का कितना विकास हो रहा है, शिक्षा के आधार पर, स्वास्थ्य के आधार पर और लोगों तक संसाधनों के पहुंच के आधार पर। लेकिन एक मानव गरीबी सूचकांक भी है, यह भी मापता है कि कौन सा देश जो है वो मानव गरीबी सूचकांक में आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसका अपोजिट हो गया, मतलब जो देश शिक्षा में जितना ज्यादा पिछड़ा हुआ है वो गरीबी सूचकांक में, जो देश जितना संसाधनों तक पहुंच में पिछड़ा हुआ है गरीबी सूचकांक में, जो देश जितना स्वास्थ्य में पिछड़ा हुआ है गरीबी सूचकांक में, यानी उसी का अपोजिट कर दीजिए तो मानव गरीबी सूचकांक निकल जाएगा। मानव विकास सूचकांक में उसका पॉजिटिव वे देखिए और मानव गरीबी सूचकांक में उसका निगेटिव चीज देख लीजिए, तो वो आपको यहाँ पर मानव गरीबी सूचकांक निकल जाएगा। यानी इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे जी? मानव यानी ह्यूमन डेवलपमेंट, यहाँ पर HDP यानी कि मानव गरीबी सूचकांक, यानी कि HP और HPI ना, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, सॉरी ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स कहेंगे इसको। क्या कहेंगे? ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, यानी कि मानव गरीबी सूचकांक। तो मानव गरीबी सूचकांक जस्ट अपोजिट हो गया। देखिए, अब मानव विकास सूचकांक का ये बहुत ही यहाँ पर, इसको थोड़ा माइंड में रखिएगा। मैंने यहाँ पे आपको एक चार्ट बना दिया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, PDF ऐसे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, ऐप पे भी मिल जाएगा। मानव विकास का स्तर अति उच्च कौन सा होता है? जो 0.80 से ऊपर होता है, मतलब ऐसे समझिए कि जो 80% से ऊपर होता है। ऐसे याद करने में आसानी होगा, है ना। 80% से ऊपर होता है, प्रतिशत में बदल दीजिएगा, 300 ना आ जाएगा इधर। जो 0.700 से 0.799 के बीच में होता है स्कोर, उसको उच्च हम लोग कहते हैं। क्योंकि देखिए, मानव विकास का जो स्कोर होता है 0 से 1 के बीच में ही होता है, तो पॉइंट में होगा ही होगा। मध्यम देखिएगा, तो मध्यम जो होता है 0.550 से 0.699 के बीच, और निम्न में जो होता है 0.549 से जितना भी नीचे हो जाता है। तो अभी देशों का अगर हम लोग देखें तो 192 देशों का जो है वो मानव विकास सूचकांक निकाला जाता है। ठीक है, तो 9 6 15 4 19 2 20 21 कैसे हो गया ना जी, 9 6 15 15 4 19 2 21, यहाँ पर 6 4 10 4 14 3 17 1 18, यहाँ पर 181 है, 191 है, यानी कि 191 देशों का यहाँ पे डाटा आपको दिया गया है। 191। तो देखिए यहाँ पर अभी अगर हम लोग बात करें 2000, देखिए यहाँ पर 2022 का ये डाटा है, लेटेस्ट यही डाटा NCERT ने छापा है 24-25 वाला किताब में। तो अगर हम लोग देखें तो अति उच्च में अभी 66 देशों की संख्या, ये बढ़ते घटते रहता है। देखिएगा डाटा, अभी नया वाला डाटा मैं आपको बता रहा हूं। और उच्च में आपका 49 देश, मध्यम में 44 देश और निम्न में आपके 32 देश अभी समाहित किए गए हैं। ठीक है, चलिए, मानव विकास सूचकांक का मापन जो है वो प्रतिवर्ष 1990 ईस्वी से प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित करा। यह प्रतिवेदन मानव विकास के स्तर के अनुसार सभी सदस्य देशों की कोटि क्रमानुसार सूची उपलब्ध कराता है। मानव विकास सूचकांक और गरीबी सूचकांक UNDP द्वारा प्रस्तुत मानव विकास मापन के दो महत्वपूर्ण सूचकांक है। यानी मानव विकास सूचकांक जो है वो मानव विकास सूचकांक मानव विकास को मापने का काम करता है, मानव विकास सूचकांक, और दूसरा जो है यहाँ पर आपने मानव गरीबी सूचकांक। तो गरीबी सूचकांक कुछ ज्यादा कुछ है नहीं। देखिए, शिक्षा में बढ़ोतरी हो रहा है तो मानव विकास के अंतर्गत चल जाएगा, विकास वाला चीज विकास में मापा जाएगा, और खराब वाला चीज जो कमी हो रहा है वो गरीबी सूचकांक में मापा जाएगा। यानी कि मानव विकास सूचकांक और मानव गरीबी सूचकांक के आधार पर हमें मनुष्य के विकास का हम लोग को मापन करते हैं। ठीक है, तो मनुष्य के विकास का मापन, मानव विकास का मापन 0 से 1 के बीच में क्या होता है, इसका स्कोर क्या होता है, 0 से 1 के बीच स्कोर होता है। जो देश जितना 1 के नजदीक होगा, 1 के नजदीक होगा, वो उतना अधिक क्या होगा, विकसित होगा, अधिक क्या होगा, मानव विकास होगा वहां पे। और जो देश 0 के जितना निकट होगा वहां पे कम मानव विकास होगा। फिर आपने पढ़ा, ये टर्म्स पढ़ा आपने, अभी आपने पढ़ा कि सबसे उच्च जो है कितने देश हैं, 66 देश हैं।
0.800 से ऊपर मानव विकास में। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना होगा। मानव विकास सूचकांक का मापन में हम लोग देखिए, मानव विकास के निम्न स्तर वाले देशों की संख्या 32 है। इनमें से अधिकांश छोटे देश जो राजनीतिक उपद्रव, गृह युद्ध के रूप में सामाजिक अस्थिरता, अकाल अथवा बीमारियों की अधिक घटनाओं के दौर से गुजर रहे हैं। मतलब अब सिंपल सा बात है ना कि जिस देश में गृह युद्ध हो जाए, जिस देश में अकाल आ जाए, महामारियां आ जाए, तो मानव विकास घटेगा ना। जैसे देखिए, जैसे कोविड-19 ही आया, आप देखिए अगर हम लोग भारत का रैंक देखें तो मानव विकास में 132वां है यूएनडीपी में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, पूरे वर्ल्ड में अगर हम लोग देखें तो देखिए कोविड आया तो आप देखिएगा, कोविड आया तो इंडिया का रैंक 132 हो गया 191 कंट्री में। यानी कि 191 कंट्री में से भारत का रैंक क्या नंबर पे, 132वां नंबर पे है। ठीक है, 2021 का ये डाटा यहाँ पे दिखा गया है। यहाँ पे देखिए द हिंदू का 8 सितंबर 2022 का ये आर्टिकल छपा है। उसी आर्टिकल को मैंने यहाँ पर लिखा है कि कोविड-19 के दौरान जो हुआ, बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू हुआ, बहुत ज़्यादा लोग मरे, लोगों तक स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं मुहैया नहीं कराई गई, जिस वजह से मानव विकास सूचकांक में बहुत सारे देश पिछड़ भी गए, है ना। क्योंकि स्वास्थ्य पे तो देखा जाता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे लोगों का जो मरण जल्दी जल्दी होने लगा, जिससे यहाँ पर देखा गया। तो कहा गया कि जिन देशों के जो 32 ये जो देश हैं जिनका मानव विकास निम्न है, वहाँ पर अधिकांश देखा गया है कि राजनीतिक उपद्रव हुआ है, गृह युद्ध हुआ है, या तो महामारी हो गया, सामाजिक अस्थिरता है, अकाल है, बीमारी है, जिस वजह से उनका मानव विकास कम है। अगर अभी हम लोग देखें मानव विकास प्रतिवेदन 2020-22 का रिपोर्ट देखें तो उसके अनुसार पहले देखिए नॉर्वे जो था वो पहले नंबर पर था मानव विकास में। आप देखिएगा, ये नया एनसीईआरटी का डाटा है दोस्त, नया एनसीईआरटी का, इसलिए चिल्लाइएगा नहीं कि सर गलत लिख दिए। नया एनसीईआरटी का डाटा है, पुराने एनसीईआरटी में नॉर्वे है, लेकिन नया एनसीईआरटी में आपका पहले नंबर पे स्विट्जरलैंड चला गया है। ध्यान रखिएगा। तो मानव 10 आपको याद रखना ही होगा, 10 देश याद रखना होगा। पहले नंबर पे स्विट्जरलैंड, दूसरे नंबर पे नॉर्वे, हालांकि नॉर्वे पहले नंबर पे था पहले, लेकिन मानव विकास में अब ये दूसरे नंबर पे नॉर्वे चला गया है। तीसरे नंबर पे आइसलैंड, चौथे नंबर पे हांगकांग यानी चीन जो आपका, पांचवें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, छठे नंबर पे डेनमार्क, सातवां स्वीडन, आठवां आयरलैंड, नौवां जर्मनी, 10वां नीदरलैंड। ये मानव विकास में क्या है, उच्च है। मानव विकास में क्या है, उच्च है। मानव विकास में क्या है, उच्च है। यानी कि यहाँ पर लोगों तक संसाधनों की पहुंच, शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी, या सरकार जो है वो ज्यादातर लोगों के कल्याण उपागम में अपना योगदान देती रही है, जिस वजह से यहाँ का जो है मानव विकास क्या है, तो उच्च है। ध्यान रखिएगा। तो मानव विकास उच्च है। तो मानव विकास में सबसे उच्च देश अभी कौन है मानव विकास में, स्विट्जरलैंड। हालांकि पहले कौन था, नॉर्वे था, लेकिन अभी अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी कौन है, स्विट्जरलैंड। ध्यान रखिएगा। दूसरे नंबर पे नॉर्वे है, 10वें नंबर पे नीदरलैंड, 9वें नंबर पे जर्मनी, 5वें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया और तीसरे नंबर पे आइसलैंड है। ठीक है, मानव विकास में। और भारत कितने नंबर पे है, तो भारत है सर 132वें नंबर पे। भारत कितने नंबर पे है सर, तो 132वें नंबर पे। भारत कितने नंबर पे है सर, 132वें नंबर पे। भारत का रैंक क्या है गुरु, 132 है। कितने देशों में, 191 देशों में। मतलब 191 देशों में भारत का रैंक 132 बटा में 191 आप कह सकते हैं। मतलब 191 नंबर में भारत को 132वां स्थान मिला है। समझ आइए भारत का मानव विकास कितना जो है पिछड़ा हुआ है। तो अधिकांश देखा गया है कि वैसे देश जहां पे राजनीतिक उपद्रव हो, अस्थिरता हो, वो सब आपके मानव विकास में पीछे रहते हैं। और जिन देशों में आप आगे का चैप्टर जो आएगा हम लोगों का, बड़ा ही लाजवाब सा चैप्टर आने वाला है, क्रियाकलाप वाला चैप्टर, एक्टिविटी वाला चैप्टर। तो उसमें हम लोग एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एक्टिविटीज के बारे में पढ़ेंगे। तो कहा जाता है कि जो विकसित देश होते हैं वहां पे ज्यादातर जो श्रमिक होते हैं, जो लोग होते हैं, वो तृतीय क्रियाकलाप यानी टर्सरी सेक्टर में इन्वॉल्व होते हैं। तो हम लोग आगे इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो विकसित देश के लोग होते हैं वो मतलब टर्सरी सेक्टर में, अल्प विकसित जो देश होता है वो प्राइमरी सेक्टर में किस प्रकार से इन्वॉल्वेशन होता है, क्या होता है प्राइमरी सेक्टर, क्या होता है प्राथमिक क्रियाकलाप, क्या होता है द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाकलाप। ये सारा टर्म जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है और इससे आपके एग्जामिनेशन में भर भर के सवाल आते हैं। ठीक है, भर भर के सवाल आता है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एक्टिविटी से ना आपके एग्जामिनेशन में भर भर के सवाल आते हैं। इसलिए अगला जो चैप्टर आपका है प्राइमरी एक्टिविटीज है, चैप्टर नंबर 4। तो हम लोग चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे। हालांकि मैं आपको थोड़ा सा एक बार इसको मैं रिकैप करा दूं जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा, ये तो आपको क्लियर हो गया ना कि मानव विकास में भारत का कैमा रैंक है, 132वां रैंक है। पहले नंबर पे स्विट्जरलैंड है और 10वें नंबर पे आपको देखिए यहाँ पे सारा डाटा मैंने प्रस्तुत कर दिया, नीदरलैंड है। ये सब आपको ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, तो हम लोगों ने मानव विकास का डेफिनेशन पढ़ा, मानव विकास और वृद्धि में हम लोगों ने अंतर पढ़ा, मानव विकास के केंद्र बिंदु के बारे में पढ़ा, मानव विकास की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी, डॉक्टर महबूब हक ने 1990 में। फिर उसको विकास किसने किया, अमर्त्य सेन ने। अमर्त्य सेन को 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला। और उसके बाद हम लोगों ने मानव विकास के प्रमुख केंद्र बिंदु जैसे कि संसाधनों तक पहुंच, स्वास्थ्य और शिक्षा के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद मानव विकास के स्तंभ के बारे में, 4 पिलरों के बारे में पढ़ा हम लोगों ने, समता, सतत पुष्टियता, उत्पादकता और सशक्तिकरण के बारे में पढ़ा। फिर मानव विकास के उपागम यानी आय का उपागम, क्षमता उपागम,
न्यूनतम आवश्यकता उपागम और आपका ये क्या था, एक न्यूनतम आवश्यकता उपागम और एक आपका था यहाँ पर क्षमता उपागम तो हो ही गया, कल्याण का उपागम, आय का उपागम, न्यूनतम आवश्यकता उपागम और क्षमता उपागम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने, आप देखिएगा तो उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा मानव विकास सूचकांक का किस प्रकार से मापन किया जाता है, उसका स्कोर कितना से कितना रहता है, ये सब हम लोगों ने पढ़ा कि मानव विकास का जो स्कोर होता है वो 0 से 1 के बीच में होता है। तो हम लोगों ने बड़े ही अच्छे टर्म्स को क्या किया मेरे भाई, एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को ये क्लास कैसा लगा, क्या आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया। हालांकि मैंने थोड़ा ज़्यादा समय लिया, लगभग क्लास में मुझे 50 से 55 मिनट लगे हैं, 52 मिनट लगे हैं, लेकिन 52 मिनट में मैंने इस चैप्टर को पूरा अच्छे से फिनिश किया है और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। दोस्त अगर समझ में आया होगा तो बिल्कुल इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और हाँ याद रखिएगा अगला चैप्टर आपका बहुत लाजवाब है, प्राथमिक क्रियाकलाप, बिल्कुल पढ़िएगा ध्यान से। मैं सारे वीडियो को सीक्वेंस वाइज में अपलोड कर रहा हूँ, जिनको कोर्स लेना होगा नीचे देखिए आपको चल रहा है, नीचे सारा चीज़ डिटेल लिखा गया है। मेरा सॉफ्ट स्टडी ऐप है, सॉफ्ट स्टडी ऐप पे आप ही लोगों का ऐप है, आप उस पर ऑनलाइन टेस्ट लगा सकते हैं, चैप्टर वाइज ऑनलाइन टेस्ट अवेलेबल है, PYQ अवेलेबल है, सब चीज़ अवेलेबल है। तो आप सॉफ्ट स्टडी ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, नीचे आपको सारा चीज़ प्ले स्टोर पे जाइएगा, सॉफ्ट स्टडी सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास समझ में आया होगा। तो क्लास समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा अपना कमेंट जरूर दीजिएगा कि आपको क्लास समझ में आया कि नहीं, क्योंकि मुझे पता चलता है मेरे भाई कि हाँ आपने पढ़ा। आपके कमेंट से ही तो मुझे सारा चीज़ पता चलता है ना, मुझे अनुभव होता है कि हाँ क्या सुधार करना है, अगला क्लास में किस टॉपिक को पहले समझाना है, क्या MCQ कैसे करवाना है, क्वेश्चन आंसर कैसे करवाना है, ये सब पता चलता है। तो कमेंट करना ना भूले, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे दोस्त सपोर्ट बहुत जरूरी है, इस वीडियो पे अपना दिल भर प्यार लुटाइएगा, वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा और सॉफ्ट स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। नीचे देखिए आपको चल रहा है, यहाँ से आपको बताया जाएगा, आपको कहीं से दिक्कत हो 2 नंबर आपको नीचे दिख रहे हैं, आप दोनों नंबर में से किसी नंबर पर कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। सॉफ्ट स्टडी ऐप डाउनलोड कीजिएगा, क्लासेस आपको मिलते रहेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। चलिए टेक केयर ऑल ऑफ यू, नमस्कार।